अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यानी सांस लेने का निज़ाम। ब्रीदिंग कहते हैं फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द गैसेस एक्सचेंज। फिजिकल मूवमेंट्स यानी हरकत, आपको सीना हिलता हुआ नजर आता है और इसका ताल्लुक है गैसों के तबादले के साथ, क्योंकि ब्रीदिंग के दौरान जानदार अपने बैरूनी इन्वायरमेंट से गैसों का तबादला करता है। इसकी दो फेजेस हैं, एक है इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले होता है एयर पैसेज वे, हवा का वो रास्ता जिसके जरिए हवा जिस्म के अंदर दाखिल होती है। अब ये जाके ओपन होता है फेफड़ों में, लंग्स में। सीने की कैविटी के अंदर फेफड़ों का एक जोड़ा होता है। सीने की बात करें तो सबसे आगे एक हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम के साथ आगे से ये रिब्स यानी पसलियाँ जुड़ी होती हैं। पीछे को हड्डी होती है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। आगे स्टर्नम, पीछे रीढ़ की हड्डी और दाएं बाएं पसलियां। नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम। ये मसल का बना होता है डायाफ्राम, ये आपको ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन को हम इनहेलेशन भी कहते हैं। सबसे पहले रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट। रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि रिब्स के दरमियान में जो मसल होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिब्स ऊपर को उठेंगी, यानी ये जो रिब्स आपको नजर आ रही हैं ये इस तरह ऊपर को उठेंगी। रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स आर रेज्ड। फिर डूम शेप्ड डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। डूम शेप, ये जो नीचे डायाफ्राम होता है ना, आम हालत में इसकी शक्ल डूम शेप यानी गुंबदनुमा होती है इस तरह से। लेकिन जब इंस्पिरेशन के दौरान ये कंट्रैक्ट करता है, जब ये कंट्रैक्ट करता है तो डायाफ्राम लोअर्ड यानी नीचे आ जाता है। ये देखें, ये आपको नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। डायाफ्राम लेस डूम शेप हो जाएगा। अब देखें दो मूवमेंट्स। रिब मसल जब कंट्रैक्ट की तो रिब्स ऊपर को उठ गई, डायाफ्राम ने कंट्रैक्ट किया तो डायाफ्राम नीचे को आ गया। अब ये रिब्स ऊपर को उठी, डायाफ्राम नीचे को आ गया, जिसकी वजह से फेफड़ों के ऊपर दबाव कम हो जाएगा, क्योंकि सीने की कैविटी के अंदर खला बढ़ जाएगा। जब खला बढ़ेगा, दबाव कम होगा तो हवा का प्रेशर भी कम होगा, जिसकी वजह से बाहर हवा का प्रेशर ज़्यादा है तो बाहर की हवा जल्दी से अंदर आएगी, जिस्म के अंदर आएगी। इसे हम कहते हैं इंस्पिरेशन। यानी दो मूवमेंट से, रिब के रेज होने से और डायफ्राम के लोअर होने से क्या होगा, दीज मूवमेंट्स इंक्रीज द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी कहते हैं सीने के खला। सीने के खला का एरिया बढ़ेगा, विच रिड्यूस द प्रेशर ऑन लंग्स। फेफड़ों पे प्रेशर कम हो जाएगा। एज ए रिजल्ट लंग्स एक्सपैंड, फेफड़े एक्सपैंड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। एयर प्रेशर विद इन देम आल्सो डिक्रीज। जब फेफड़े फैलेंगे तो उनके अंदर एयर का प्रेशर, हवा का प्रेशर कम हो जाएगा। एयर फ्रॉम द आउटसाइड रशेज इनटू द लंग्स। जब प्रेशर कम होगा तो बाहर की हवा रशेज यानी जल्दी से अंदर आएगी, टू इक्वलाइज प्रेशर ऑन बोथ साइड, ताकि दोनों तरफ हवा का प्रेशर एक जैसा हो जाए। इंस्पिरेशन में जो हवा अंदर आती है उसमें गैसों के तबादले के बाद उसको बाहर निकाला जाता है। तो बाहर निकालने के प्रोसेस को कहते हैं एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन। यहाँ पे ये एक्सहेलेशन का प्रोसेस इस डायग्राम में आपको दिखाते हैं। अब देखें, एक्सहेलेशन की डेफिनेशन है आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स। लंग्स में, फेफड़ों में गैसों के तबादले के बाद इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट। इम्प्योर इस वजह से क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। एक्सपेल्ड आउट, उसे बाहर भेजा जाता है। अब इसमें क्या प्रोसीजर देखें, इंस्पिरेशन की निस्बत एक्सपिरेशन में रिवर्स प्रोसीजर होगा। इसमें क्या होगा, रिब मसल रिलैक्स। जब रिब मसल रिलैक्स करेंगे तो ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, यानी रिब्स नीचे को आ जाएंगी। यहाँ पे रिब्स ऊपर उठेंगी, यहाँ पे रिब्स देखें अंदर को आएंगी, यानी ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। अगर गौर करें तो आपको यहाँ पे देखें ये रिब्स बाहर को नजर आ रही हैं, फेफड़े बड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रिब्स अंदर को आपको दबी हुई नजर आ रही हैं और फेफड़े भी छोटे नजर आ रहे हैं। देखें, रिब्स मसल जब रिलैक्स होंगे रिब्स अंदर को आएंगी। डायाफ्राम मसल आल्सो रिलैक्स। डायाफ्राम जब रिलैक्स होगा इट गेट्स इट्स रेज्ड डूम शेप। रेज यानी देखें इसने उठी हुई, ये ऊपर को हो गया, इसने अपनी उठी हुई डूम शेप शक्ल दोबारा अख्तियार कर ली। अब ये देखें रिब्स अंदर को आ रही हैं और ये डूम शेप ऊपर को, ये अंदर को आई, ये ऊपर को, जिसकी वजह से क्या होगा, फेफड़ों पे प्रेशर बढ़ेगा और उस प्रेशर की वजह से हवा वापस बाहर को निकल जाएगी। अब देखें दो मूवमेंट्स, रिब्स के नीचे आने की वजह से और ये डायफ्राम के ऊपर जाने की वजह से रिड्यूस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी, सीने के खिलाफ में स्पेस कम हो जाएगा। इंक्रीज प्रेशर ऑन लंग्स, लंग्स पे प्रेशर बढ़ेगा। द लंग्स कंट्रैक्ट, लंग्स जो से सुकड़ जाएंगे। द एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम, हवा जो सी है ये इनसे बाहर को निकल जाएगी। ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट एट रेस्ट, यानी हम जब रेस्ट में होते हैं नॉर्मल कंडीशन में 16 से 20 मरतबा 1 मिनट में सांस लेते हैं। आगे देखते हैं हाउ द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड। ये ब्रीदिंग का रेट कैसे कंट्रोल होता है, इसको गौर से समझ लीजिए कि ब्रीदिंग, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है और रेस्पिरेटरी सेंटर इज
सेंसिटिव टू द CO2 इन द ब्लड, यानी वो खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को देखता है। अब देखें वो जो ब्रेन के अंदर सेंटर है वो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को देखेगा। फ़र्ज़ करें जब हम कोई हैवी काम करते हैं, मसलन जिम के अंदर हम बाजू की एक्सरसाइज करते हैं, तो बाजू के मसल जब एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा खुराक चाहिए। जब उसको ज़्यादा खुराक चाहिए तो वो ज़्यादा रेस्पिरेशन करेगा, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में ATP तैयार की जाती है। तो जब ज़्यादा खुराक बनेगी तो ज़्यादा रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, तो खून में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आ जाएगी। जैसे ही खून में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आ जाएगी, वो ब्रेन का सेंटर कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से हसास है, वो फ़ौरन रिब्स को और डायफ्राम को पैगाम भेजेगा वो ज़्यादा कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू कर दें, ताकि सांस लेने की रफ्तार ज़्यादा हो, ज़्यादा सांस लिया जाए और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर निकाली जाए। देखें इनकी वजह से क्या होगा, व्हेन वी डू एक्सरसाइज और हार्ड जॉब, जब हम एक्सरसाइज या कोई सख्त काम करते हैं और मसल सेल कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन, हमारे जो मसल सेल हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं एट ग्रेटर रेट, तेज़ ज़्यादा स्पीड से, प्रोड्यूसिंग मोर CO2, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, क्योंकि मसल सेल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जो कि वो रेस्पिरेशन से हासिल करते हैं। अब जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी विच इज़ रिलीज्ड इन द ब्लड, वो खून में रिलीज कर दी जाती है। दिस ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ CO2, जब इसकी कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ेगी, स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन, ब्रेन का रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड मैसेज, वो मैसेज सेंड करेगा किसको, रिब मसल एंड डायफ्राम। फिर क्या होगा, टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग, ताकि ब्रीदिंग का रेट बढ़ जाए। सो एक्सेसिव CO2 रिमूव आउट फ्रॉम द ब्लड, क्योंकि जितना तेज़ी से हम सांस लेंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर जाएगी। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और हार्ड जॉब, ब्रीदिंग रेट 30 to 40 टाइम्स पर मिनट, यानी एक्सरसाइज के वक्त 30 से 40 मरतबा हम सांस लेते हैं, जबकि रेस्ट के वक्त हमारी सांस लेने की रफ्तार होती है 16 से 20 दफ़ा।